अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, पाकिस्तान भर में बल्कि दुनिया के कई ममालिक में जो तशवीश थी वो थी पाकिस्तान में जो लगा हुआ लाहौर में धरना है। और कलअदम तंजीम ने यह ऐलान किया हुआ था कि आज 20 अप्रैल को वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, फैज़ाबाद की तरफ जाएंगे। इस सिलसिले में हुकूमत उनको इंगेज की हुई थी। इंगेज करने से पहले हुकूमत ने एक्सट्रीम एक्शंस भी लिए थे। और अब जो ख़बरें आ रही हैं, मंगल के सुबह की ख़बरें हैं जो सहरी के वक्त में आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, उसमें यह है कि हुकूमत और कलअदम मजहबी तंजीम के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं, TLP के साथ जो मुज़ाकरात हैं, वो कुछ नुकात पे कामयाब हो गए हैं और कुछ नुकात पे डेडलॉक है। और हुकूमत ने ये स्ट्रेटजिकली फ़ैसला किया है कि वो कुछ वक्त के लिए, यानी घंटों के लिए खामोशी अख्तियार करेगी और मजहबी तंजीम को ये वक्त दिया जाएगा कि वो एहतजाज ख़त्म करवाने के लिए अपने लोगों को एतमाद में ले। जो हमारे पास तफसील हैं वो काफ़ी आ चुके हैं। जो तीसरा दौर था मुज़ाकरात का, ये मंडे को इतवार की रात और मंडे की सुबह को एक दौर हुआ था, रात के वक्त में, सहरी के वक्त में दूसरा हुआ। मंडे के दिन में एक और मुलाकात हुई सरकार और एहतजाज करने वाले मजहबी जमात के लोगों की। और फिर रात को जो गुज़श्ता रात गुजरी है, 10 बजे के बाद मुज़ाकरात शुरू हुए, 11 बजे के बाद मुज़ाकरात शुरू हुए, जो सहरी तक चले हैं। उसके नतीजे में कुछ चीज़ें तो आ गई हैं। सरकार ने बहुत सारे, जैसे यू टर्न सरकार लेती है तो यहाँ भी यू टर्न ले ली है। मिसाल के तौर पर आज दिन में वज़ीर आज़म साहब ने जो तकीर की थी और अब जो फ़ैसले हुए हैं वो बिल्कुल उसके पलट हैं। मैं आपसे वो शेयर करूंगा, लेकिन अगर आपने वो ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। व्लॉग्स देखें, आपको पसंद आते हैं और तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और आपका कमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स बढ़ाता है। जो मुज़ाकरात का तीसरा दौर हुआ जो सहरी तक आज चला है, वो उसमें एक तो वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब मौजूद थे, और फिर मजहबी अमूर के वज़ीर नूरुल हक़ क़ादरी साहब हैं वो मौजूद थे, पंजाब के गवर्नर चौधरी सरवर मौजूद थे, राजा बशारत जो वज़ीर कानून हैं वो मौजूद थे, अल्लामा ताहिर अशरफ़ी साहब मौजूद थे, और साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब भी मौजूद थे। साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब ने एक और वफ़द के साथ गुज़श्ता रोज़ 7 घंटे के लिए कोट लखपत जेल में जो है वो सैयद रिजवी साहब, जो अल्लामा खादिम रिजवी के साहबजादे हैं, और वो ATA एंटी टेररिस्ट एक्ट जो है उनके ऊपर लगा हुआ है, मुख्तलिफ केसेस उनके ऊपर भी दाखिल किए गए हैं, वो उस सिलसिले में कोट लखपत जेल लाहौर में बंद है। उनसे एक वफ़द के साथ मुलाकात की थी। वो 7 घंटे की मुलाकात थी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात थी। उसका राज भी आपसे शेयर करते हैं, उसके तफसील भी शेयर करते हैं। लेकिन ये जो कहते हैं ना कि हॉट न्यूज़ क्या है, वो हॉट न्यूज़ ये है कि कुछ मुतालबात तो उस तंजीम के मान लिए गए हैं जिसको कभी ये मजहबी जमात कहते हैं, कभी कलअदम जमात कहते हैं, कभी उसका वैसे आज उस वक्त उस दिन ये मुतालबात माने गए हैं जिस दिन पे ये सरकार कह रही थी कि आज हम इसको डिज़ोल्व कर लेंगे, यानी तहलील कर लेंगे। उस पे बैन तो पहले प्रोस्क्राइब कर दिया था 14 अप्रैल को, और लेकिन अब कह रहे थे कि 20 अप्रैल तक हम प्रोसेस करेंगे और उसको डिज़ोल्व कर लेंगे। तो ये डिज़ोल्व तो नहीं हो सकी, और पता नहीं वो प्रोस्क्राइब्ड है भी अब या नहीं, क्योंकि सरकार ने ये अजीब किस्म का काम किया कि पहले उनको बैन किया, पहले उनको असासे उनके मुंजमद करने की बात की, तहलील करने की बात की, फिर उनके सामने गए, फिर उनके साथ बात की, और जो उन्होंने किया कि इमरान खान ने ख़ुद तकीर में कहा कि 800 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं, और मैं आपको कोई 10-12 लोगों के नाम शेयर कर सकता हूं पुलिस अफसरान के जो अब माजूर हो चुके हैं। ऐसे नाम भी आ गए हैं जो माजूर हो चुके हैं, किसकी हेड इंजरी है, किसी की टांग में इंजरी है, तो वो बहुत बड़ी सीरियस मामला है। लेकिन जो मुतालबात आज जो गुफ्तगू हुई है और उसके बाद सहरी के वक्त में जो खबर आ रही है और उसमें बताया गया है कि जो मुतालबात हुए हैं वो एक तो ये हो गया है कि सैयद रिजवी साहब को और उसके साथियों को की रिहाई होगी। लेकिन फ़ैसला ये हुआ है कि जो लोग MPO के तहत, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत गिरफ़्तार हुए हैं उनको रिहा किया जाएगा, लेकिन जिनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस दाखिल हैं वो
कानूनी तरीके को फेस करेंगे, कानून को फेस करेंगे, मतलब अदालतों से मामला होगा। और फिर अदालत से क्या होगा कि जिन लोगों के ऊपर ये दहशतगर्दी के केसेस दाखिल हैं वहाँ अदालतों से ज़मानत कैसे हो सकती है। अगर प्रोसिक्यूशन, पुलिस उस तरीके से केस दाखिल करेगी, अपोज करेगी, एविडेंस लाएगी, बात करेगी, तो ज़मानत नहीं हो सकेगी। लेकिन क्योंकि अब सरकार ने कमिटमेंट की है कि इनको रिहा करवाना है, तो पुलिस उन लोगों के मुतल्लिक़ का हाथ नरम रखेगी। ये मामला जो होगा। फिर दूसरा जो मामला हुआ है कि तहरीक कल लब्बैक को कल अदम करार देने का फ़ैसला वापस लिया जाएगा। 2 दिन पहले इन्होंने उसको प्रोस्क्राइब किया और कहा कि ये इमरान खान ने तकीरें की, शेख रशीद ने तकीरें की कि ये इस्लाम को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन रात के वक्त में ये गए और वहाँ उन्होंने सीधी सी बात है कि जिस अंदाज में गुफ्तगू की है वो तो यूटर्न ही कहा जाता है ना, कहा जा सकता है। एक नरम लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाए, अगर कोई ज़्यादा ही सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी है कि आपका विजन क्या है, आपको चीज़ें हैंडल करने की बात नहीं आती। ये स्टेप्स जो अभी करने थे आपने पहले करने थे, या ये जो पाबंदी वाला कदम पहले उठाना था और बाद में मुज़ाकरात करने थे, मुज़ाकरात पहले करने थे बाद में करने थे नहीं करने थे, ये सवालात थे। ज़ाहिर है मुज़ाकरात का तो रास्ता खुला होता है, लेकिन ये जिस किस्म के फ़ैसले हो रहे हैं ये आप देख रहे हैं। और फिर एक मुतालबा जो बड़ा आया है, जो फैसला हुआ है, ये हुआ है कि अब कौमी असम्बली में फ़्रांस और फ़्रांस के सफ़ीर के सिलसिले में एक करारदाद पेश की जाएगी। और अब ये फ़ैसला जो दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि एग्रीमेंट हुआ है कि ये करारदाद जो है कुछ सरकार की तरफ से पेश नहीं होगी, कोई एक मेंबर करारदाद पेश करेगा। सरकार की मतलब जो सरकारी पार्टी होती है उससे भी कोई मेंबर हो सकता है या उससे बाहर भी हो सकता है, वो पेश करेगी और बहस होगा कि फ्रांस के सफ़ीर को निकाला जाए या नहीं निकाला जाए। ये फ़ैसला हो गया है। अब देखें कि पाकिस्तान का ये जो इन्वायरमेंट है, जैसा ये जो माहौल बनाया हुआ है, ये उसमें इमरान खान आज इन मुज़ाकरात में जाने से पहले तकीर की उन्होंने कहा कि फ़्रांस के सफ़ीर को निकालने से क्या फ़ायदा होगा, ये तो ख़ुद का नुकसान होगा, अगर हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, मामलात कम हो जाएंगे। और फिर अब वो ख़ुद जो काम नहीं करना चाह रहे हैं वो इस पॉलिटिकल जो एक्सट्रीमिज़म है इसमें डाल रहे हैं पूरी पार्लियामेंट को। और पार्लियामेंट को किस नहज पे ला रहे हैं, जब ये पार्लियामेंट से ये इन्होंने एग्रीमेंट जो किया था पहले TLP के साथ कि सफ़ीर को निकालेंगे और अपना गिरफ़्तार लोग आज़ाद किए जाएंगे, वो तो पार्लियामेंट में लाए नहीं थे। अब जब इनके हुकूमत के गले में बात पड़ी है तो फिर ये दूसरा मामला जो है पार्लियामेंट में लेके जा रहे हैं। ये पार्लियामेंट को किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी देखने की बात है। फिर एक जो इम्पॉर्टेंट मामला आया हुआ है, जो बहुत बड़ा मामला तो नहीं है, वो शेख साहब बारहा कहते रहते हैं और उसको शेख साहब को फ़िक्र भी थी। तो गुज़श्ता दिनों जब इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म ने तकरीर में ख़िताब किया तो उसने शेख रशीद ने बड़ी दरबारी की, जिसको कहते हैं ना, खुशामद की कि आप इमरान खान साहब, आप पे अल्लाह का फजल है, आपको से लोग जलते हैं, मैं इमरान खान के साथ आया हूँ, इमरान खान के साथ जाऊँगा। लेकिन अभी ये मुतालबा आ गया है कि शेख रशीद को निकाला जाए, कैबिनेट से निकाला जाए, वज़ारत दाखिला से निकाला जाए। और ये जो रहमतुल्लाह आलमीन मस्जिद के सामने तकीरें हो रही हैं, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, उनमें शेख रशीद की जो छतरोल हो रही है वो तो सुनने के काबिल है ना, कि मतलब उस बंदे की क्या इज़्ज़त। और ये जो बारहा कहते रहते हैं ना कि मैं 15 मरतबा मिनिस्टर बना हूँ, तो अब वो गालिबन वो फुल स्टॉप आ रही है, पता नहीं क्या आ रही है, तो उस पर इत्तफाक बातचीत में नहीं हुआ है। क्योंकि ये जो वफद था उसमें शेख रशीद भी मौजूद थे और नूरुल्लाह कादरी भी मौजूद थे, बाकी पंजाब गवर्नमेंट के नुमाइंदे थे। तो उन्होंने ये बात उनके सतह की बड़ी है, तो ये मुतालबा उन्होंने सुन के रखा हुआ है, लेकिन ये मुतालबा TLP ने अब कर दिया है ये। और दूसरी बात यह है कि अमली तौर पर सूरत हाल ये है कि 2 मामलात पे, तो यानी एक तो सदर रिजवी और वो गिरफ़्तार हो जाएंगे, तहरीक को कलअदम करार देने का फ़ैसला वापस लिया जाएगा, और फ्रांस वाला रेजोल्यूशन जो है इस पे तो इत्फाक हो गया है, शेख रशीद को निकालें। और ये दूसरे मामले जो हैं इन पे अभी जो है वो डेड रॉक है, अभी कुछ बात नहीं हुई है। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपसे बताया कि ये साहबजादा हामिद रज़ा साहब को गए थे कोट लखपत जेल में, ये 5-7 आदमियों के साथ गए थे,
ان میں یہ خود تھے، اور ان کے علاوہ اپنا صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر صاحب جے یو آئی کے رہنما ہیں، حیدرآباد سے ہیں، وہ گئے تھے، اور ان کے ساتھ جلیل شرک پوری گئے تھے، اور ایک دو اور بھی صاحبزادہ ثروت اعجاز قادری صاحب گئے تھے، یہ تھے، اور یہ 7 گھنٹے کوٹ لکھپت جیل میں ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ اور بعد میں آ کے انہوں نے یہ کہا تھا صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کہ یہ حکومت کی ایما پہ گفتگو نہیں ہوئی ہے، حکومت کی ایما پہ نہیں ہوئی ہے، ہم اپنے مسلکی انداز میں گئے ہیں۔ اب پاکستان کو جس طریقے مسلک کیا ہے، مطلب ظاہر ہے پاکستان میں لوگ بہت سارے مسلک ہیں، اور وہ جس کو عام لفظوں میں کہتے ہیں نا فرقہ، وہ تو یہ پالیٹکس کس طرف بڑھائی جا رہی ہے وہ بھی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کے ایما پہ نہیں گئے ہیں۔ اب یہ مسئلے کو حل کرنے کا کیا یہ درست طریقہ تھا جو ابھی انہوں نے کیا ہے، یا کوئی اور طریقہ ہو سکتا تھا؟ اگر ان کو اس طرف ہی جانا تھا تو مذاکرات پہلے کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ اب ظاہر ہے کہ وہ لوگ سب آزاد کرنے پڑیں گے جن 4 پولیس اہلکاروں کی زندگی گئی، دوسرے لوگوں کی زندگی گئی، 80 کے قریب لوگ پولیس والے زخمی ہو گئے، 80 کے قریب گاڑیاں جلائی گئی، یہ سب کا معاملات لے مٹی ہوں گے، ان پر مطلب جسے جو کیا اس کو بخش ہو جائے گا، اور کوئی 10-12 کے قریب پولیس اہلکار ہیں جو معذور ہو گئے ہیں۔ اب حکومت نے، کیونکہ یہ فجر کے وقت بات ہوئی ہے، سحری کے وقت بات ہوئی ہے، جس وقت پہ آپ سے بھی گفتگو کر رہا ہوں، تو حکومت نے پہلے تو فیصلہ کیا ہے چپ سادھ لینے کا کہ چپ رہیں گے۔ اب یہ جو تحریک لبیک پاکستان والے احتجاج پہ بیٹھے ہوئے، ان کا پہلے تو اعلان تھا کہ آج 20 اپریل کو وہ فیض آباد جائیں گے اور اس طرف جائیں گے۔ اب ان کو موقع دیں گے کہ یہ لوگ اپنے لوگوں کو ڈسپرس کریں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کتنا ڈسپرس ہو سکتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، یہ دن میں معاملات ہوگا۔ اور لیکن معاملہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا معاملہ یہ ہوا ہے کہ جس اسٹیٹ پاور اور جو اسٹریٹ پاور ہے اس کے بیچ میں اس قسم کا معاہدہ ہو گیا ہے، جس سے ہم نے آگاہ کیا ہے۔ اس کے نتائج پاکستان کے لیے کیا ہوں گے؟ کئی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ملک میں فرقے واریت کی، لا قانونیت کی یہ معاملہ تھا، اس سے دب جائے گا۔ لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اب اس طریقے سے اگر کوئی بھی پاور میں بندہ ہو، کوئی بھی بندے اکٹھے کر سکے، اور کس ریاست کی پاور کو جس طریقے سے للکارا گیا ہے، جس طریقے کو نشانہ بنایا گیا ہے، کیا اس کے آگے کے اثرات کسی نے سوچے ہیں؟ اب یہ حکومت کیا فیصلے کر رہی ہے؟ 2 دن پہلے ایک تنظیم کو کالعدم قرار دیتی ہے، 2 دن کے بعد ان سے مذاکرات کرتی ہے، پھر ان کے مطالبات مانتی ہے، پھر ان کے بندے گرفتار کرتی ہے، پھر ان کو جیل میں ڈالتی ہے، پھر جیل میں ان کی منتیں ترلے کرتی ہے۔ یہ حکومت کیا حکومت ہے؟ اور آج جب مذاکرات کرنے تھے تو اس سے پہلے جو عمران خان صاحب نے تقریر کی تھی اس کا کیا مطلب تھا؟ مذاکرات کو ناکام بنانا تھا کیا؟ کہ بھئی فرانس کو تو چھوڑ نہیں سکتے، باقی تحفظ ناموں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے نا۔ یہ پاکستان میں صرف معاملہ نہیں ہے، دوسرے ممالک بھی ہیں۔ عمران خان نے آج بھی کہا 50 اور ملک بھی ہیں، وہاں کسی نے اس قسم کا معاملہ اٹھایا ہوا ہے تو نہیں اٹھایا ہے، تو آپ اس نہج پہ کام کریں نا کہ جس سے آپ ایک پاکستان کو حقیقی معنی میں ایک جو ہے ایسا ملک بنا سکے جو سب کے لیے محفوظ ملک ہو، اور پاکستان کے عقائد کا اپنی فارن پالیسی سے اس طریقے کے کام کرے کہ جو جذباتی مسائل پاکستان کے ہیں، جو پاکستان کے مسلمانوں کے ہیں، دنیا بھر کے مسلمانوں کے ہیں، ان کے لیے کمپین چلائیں نا۔ اس کے وعدوں سے تو کچھ نہیں ہوتا، آپ وعدے تو کئی عرصے سے کر رہے ہیں، لیکن آج کی خبر یہ ہے کہ حکومت اور ٹی ایل پی کے بیچ میں رات گئے جو ہے مذاکرات ہوئے، وہ ایک حد تک کامیاب ہو گئے، کچھ معاملات میں ڈیڈ لاک بھی موجود ہے۔ آپ اس کے تفصیل جیسے ہی اور بھی آئیں گے تو ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اس وقت گفتگو سے اجازت، اللہ حافظ۔